नमस्कार। गाजा पट्टी पे लगातार बमबारी हो रही है। हॉस्पिटल तबाह करने की खबर आई। घर तो तबाह हो ही रहे हैं, शहर तबाह हो रहा है। एक मीटिंग थी यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, और उस मीटिंग का एजेंडा यह था कि युद्ध विराम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवीय आधार पर युद्ध विराम किया जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन, जापान, फ्रांस, इस तरह के देशों ने उसको पास नहीं होने दिया। रूस, चीन, इस तरह के देश और यूएई उनके पक्ष में थे कि किसी तरह से युद्ध रुकवा दिया जाए। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति, जो अपने देश में तो हर तरह से शांति बनाए रखता है, अपने देश के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जिसको अपने देश के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, सारा लोकतंत्र चाहिए, फ्रांस का प्रधानमंत्री और इस तरह के लोग जो यूरोप में बैठे हुए अपने यहां पूरी शांति चाहते हैं, वो जाकर वोट करके इस बात के लिए आए कि कहीं युद्ध रुक ना जाए। यानी ये सारे के सारे हत्यारों की उस सूची में शामिल हो गए जिन्होंने गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल को तबाह किया, जिसमें सैकड़ों बच्चे मरे, सैकड़ों औरतें मरी और जाने क्या क्या हुआ। जितनी खबर हमारे पास आ रही है वो यही है। मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है और फेक न्यूज का सरगना है। तो जब हॉस्पिटल के तबाह होने की खबर आई तो पहली खबर जो इजराइल की तरफ से आती है वो ये आती है कि ये तो फलस्तीनियों की ही करामात है। वो वहां से रॉकेट फेंक रहे थे जो मिसप्लेस हो गया, मिसलैंड हो गया और हॉस्पिटल नष्ट हो गया। बाकायदा ट्वीट किया गया एक वीडियो, फर्जी वीडियो, जैसा हमारे यहां दिन रात ट्वीट किया जाता है। असल में हमारे यहां ये जो राइटर्स विंग है उसने फेक न्यूज का पूरा जो किस्सा है, फेक न्यूज का जो पूरी दुनिया बनाई है, इसकी ट्रेनिंग इजराइल से ही ली है। लेकिन दुनिया भर में लोग हैं, जब जांच होनी शुरू हुई तो वो वीडियो और वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। नेतन्याहू ने इस हत्या को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि ये पवित्र बच्चों में और अपवित्र बच्चों के बीच में युद्ध है। यानी इस युद्ध में अगर बच्चे जो मारे जा रहे हैं वो अपवित्र हैं, सन ऑफ द बिच शब्द उपयोग किया जा रहा है बहुत सारे चैनल्स पे इजराइल के प्रवक्ताओं द्वारा। वो बच्चे इनके लिए युद्ध अपराधी हैं, वो बच्चे इनके लिए आतंकवादी हैं। बाद में नेतन्याहू ने भी जब उसकी बहुत थू-थू हुई तो ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके पहले आप जानते ही हैं कि तमाम सारी ऐसी फेक खबरें जो फैलाई गई थी और जिसके बाद जो हमारे लिबरल पत्रकार बनते हैं वो हमास की लानत मलामत तक तो ठीक है, सबने की हमास की लानत मलामत, लेकिन इजराइल के बदला लेने के अधिकार के पक्ष में भी बोलने लगे। वो सब आप लोगों ने देखा। आज वो कह रहे हैं कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। मैं पूछना चाहता हूं कि 30-30, 40-40 साल आप लोगों ने पत्रकारिता की है, दुनिया को देखा है, इजराइल और फलस्तीन के वार्स देखे हैं, 2009 का युद्ध देखा है, उसके पहले के भी युद्ध देखे होंगे। क्या आपको इजराइल के अपराधों के बारे में पहले से पता नहीं था? क्या आपको नहीं पता था कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है? क्या आपको नहीं पता था कि जिस पेगासस को लेकर आप परेशान थे वो इजराइल द्वारा बनाया गया है? मैं बिना किसी शर्म के यहां कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग दरअसल उन बच्चों के, उन औरतों के, उन लोगों के अपराधी हैं जो इजराइल की बमबारी में मारे जा रहे हैं। जो बिडेन से लेके, ऋषि सुनक से लेके और हमारे देश और ऐसे दुनिया भर में जो इस तरह के तथाकथित लिबरल पत्रकार हैं, लिबरल राजनेता हैं, वो सारे लोग, आप सोचिए, हमास ने हमला किया, इजराइल में लोग मारे गए, फटाखट आ गए, सबके आ गए बयान, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। बिल्कुल निंदा करना चाहिए था। लेकिन अब जब फलस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, यहां तक कि हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग हो रही है, गाजा पट्टी में यूएन जो सहायता के लिए दवाइयां, पानी और बाकी सारी चीज पहुंचाना चाह रहा है, उसके अड्डों पर बमबारी हो रही है, ट्रकों पर बमबारी हो रही है। इजराइल उन बच्चों के, उन लोगों की सहायता के लिए भी कोई सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा है। सोच के देखिए, इससे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है? और इसकी आलोचना कहीं सुनाई नहीं दे रही है उन लोगों से जो लोग हमास की आलोचना करने के लिए बहुत तेजी से आगे आए थे। बहुत सीधा सा मामला है। जो भी इजराइल का इतिहास जानता है, ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप बहुत पीछे जाइए, लेकिन अगर पिछले 25-30 साल का इतिहास भी आप जानते हैं तो आपको पता है कि इजराइल की सारी कोशिश यही है कि किसी तरह से गाजा पट्टी पर कब्जा हो जाए।
यासर अराफात को बंकरों में बंद करके रखा गया। यासर अराफात के बाद हमास ने जब चुनाव वहां पे जीता तो आपने उसको मान्यता देने से इंकार कर दिया, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे लोगों का आरोप यह है कि यासर अराफात को कमजोर करने के लिए हमास को इजराइल ने पैसे दिए थे। बहुत सारे लोगों का आरोप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल पे एक पूरा आर्टिकल है, मैं पहले भी उसके लिंक दे चुका हूं और उसका स्क्रीनशॉट दे चुका हूं। अभी भी आप स्क्रीन पे वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एक नाम ले रहा हूं मैं, सर जेराल्ड कॉफमैन का। सर जेराल्ड कॉफमैन पोलिश थे, पोलैंड के, और यहूदी थे। उनकी दादी बीमार थी, बिस्तर पे थी जिस समय हिटलर की सेनाओं ने उनके घर पे प्रवेश किया और बिस्तर में ही उनको गोली मार दी। कॉफमैन जो है वो, उनका पूरा परिवार, उनके मां बाप और परिवार किसी तरह से पोलैंड से भाग के ब्रिटेन पहुंचा और शुरुआती दौर में वो इजराइल और जियोनिस्ट मूवमेंट के पक्ष में थे, साथ में थे। लेकिन उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से ये जो यहूदी देश बना वहां पर, जियोनिस्ट देश बना वहां पर, उसने वही अत्याचार फलस्तीनियों के ऊपर किए जो अत्याचार कभी हिटलर ने उनके ऊपर किए थे। इस वीडियो के अंत में उनका एक भाषण मैं पूरा लगाऊंगा। 5 मिनट, 5.25 मिनट का उनका भाषण है। अंग्रेजी में भाषण है, अंग्रेजी में उसके सबटाइटल हैं। मैंने हिंदी के भी सबटाइटल लगा दिए हैं ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं शॉर्ट में मैं पहले ही आपको बता देता हूं। वो बेसिकली बता रहे हैं कि हिटलर से तबाह होकर जो यहूदी पहुंचे थे फलस्तीन, वहां उनको शरण मिली थी, उन्होंने फलस्तीनियों के साथ उससे भी घटिया, उससे भी क्रूर व्यवहार किया और इस व्यवहार में अमेरिका, इंग्लैंड और सारे लोगों ने उसका साथ दिया। सोचकर आप देखिएगा कि अगर हिटलर ने जो अत्याचार किया वो गलत था, उसके खिलाफ अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी सारे लोग जो हैं आज भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इजराइल जो कुछ कर रहा है वो कैसे नहीं गलत है? कारण यह है, जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हिटलर ने भी जब यहूदियों के खिलाफ नरसंहार शुरू किया था तो इंग्लैंड ने कोई खास विरोध नहीं किया था, फ्रांस ने भी कोई खास विरोध नहीं किया था। ये तो खामोश बैठे हुए थे, इनको लग रहा था हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन जब हिटलर नहीं माना, फ्रांस के अंदर घुस आया, पेरिस पे कब्जा कर लिया, जब इंग्लैंड को यह लगा कि अब तो हिटलर आज नहीं कल इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर लेगा, तब जाकर ये हिटलर से लड़ने गए थे। और अमेरिका तो खैर बहुत बाद में शामिल हुआ था। यानी इनको यहूदियों की चिंता तब नहीं थी, फलस्तीनियों की चिंता अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। और आज क्या है, मैंने बताया था पहले भी कि अमेरिका का जो पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनमें यहूदियों का वर्चस्व है। बहुत रईस है वहां पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और इजराइल जो है वो अमेरिका का बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जूनियर पार्टनर है। इजराइल में जितने हथियार हैं, जितनी सारी चीजें हैं, सब अमेरिका की दी हुई हैं। इसीलिए इजराइल की तरफ से अमेरिका लड़ने को तैयार है। अरब वर्ल्ड की हिम्मत इसलिए नहीं होती है इजराइल के खिलाफ लड़ने की या खड़े होने की, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है। अगर अरब वर्ल्ड लड़ने जाता है तो अमेरिका अपने बेड़े भेज देगा, अपनी एयरफोर्स भेज देगा। पहले भी युद्धों में वो ऐसा कर चुका है। यही हालत इंग्लैंड की है और बाकी सारे देशों की है। और इन सब के बीच में दुनिया भर में विरोध तो हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा जुलूस निकला फिलिस्तीन के पक्ष में, इंग्लैंड में जुलूस निकला। हां, भारत में जब जुलूस निकल रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जुलूस नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब से जो फलस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, जो फलस्तीनी माएँ मर रही हैं, उनको कहीं से कोई रेस्पाइट नहीं मिलने वाला है, कहीं से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इजराइल के इस हत्यारे अभियान में, गाजा को किसी तरह से कब्जा करने के अभियान में दुनिया के सारे बड़े मुल्क उसके साथ हैं। एक और बात, अगर आपको एक लाइन में समझना है कि जियोनिज्म क्या होता है, तो मैंने इतिहास का जो लंबा वीडियो बनाया था उसमें कुछ पंक्तियां कोट की थी। गोल्डा मायर वहां की प्रधानमंत्री रही थी, उनकी पंक्ति थी, वो कहती हैं देयर इज नो पैलेस्टाइन। वो मानते ही नहीं है कि फलस्तीन का कोई अस्तित्व हो सकता है। और फलस्तीन और यहूदियों के बीच का रिश्ता कैसे देखते हैं? यहूदी जो हैं पीपुल विदाउट लैंड है। यानी
इंग्लैंड और बाकी सारे देशों में जो, जर्मनी में और बाकी सारे देशों में जो यहूदी थे, उनका अपना कोई देश नहीं था। पीपुल थे, लोग थे, लेकिन लैंड नहीं था। चलो इसको मान लिया, ये सही है। लेकिन फलस्तीनियों के लिए जो कहते हैं वो कितना खतरनाक है, सोचिएगा। लैंड विदाउट पीपल, यानी जो पूरा फलस्तीन है, उसका जो भूभाग है, उसकी जमीन है, उसको वो ऐसा मानते हैं कि उसमें लोग रहते ही नहीं हैं। देयर इज नो पैलेस्टाइन, यानी फिलिस्तीन में जो लोग रहते हैं, जो फलस्तीनी हैं, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं, वो उनके एग्जिस्टेंस को, उनके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी भयानक, जालिमाना, मैं कहूंगा वहशियाना सोच को अमेरिका, इंग्लैंड और अब भारत के अंदर भी जो राइटिस्ट ताकतें हैं, वो कैसे स्वीकार कर सकती हैं, ये सोचना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और अब मैं वो वीडियो, इसके बाद, इस वीडियो के बाद, मेरी बात खत्म होने के तुरंत बाद वो वीडियो आएगा जिसकी चर्चा मैंने की थी, जिसमें कॉफमैन साहब, सर जेराल्ड कॉफमैन साहब, जो खुद यहूदी थे, जो खुद हिटलर की प्रताड़ना से पीड़ित होकर भागकर इंग्लैंड आए थे, जो इजराइल के समर्थन में थे, जो इजराइल के कई प्रधानमंत्रियों के मित्र रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, एक यहूदी अपने मुंह से आपको बता रहा है कि फलस्तीन में इजराइल की सरकार क्या कर रही है। ये वीडियो 2009 का है, जब गाजा वार चल रहा था। हालात तब से बदले नहीं हैं, बल्कि और बदतर हो गए हैं। I was brought up as an Orthodox Jew and a Zionist. On a shelf in our kitchen was a tin box of the Jewish National Fund, into which we put coins to help the pioneers building a Jewish presence in Palestine. I first went to Israel in 1961, and I've been there since more times than I can count. I had family in Israel, and I have friends in Israel. One of them fought in the wars of 1956, 1967 and 1973, and was wounded in two of them. The tie clip which I'm wearing is made from a campaign decoration awarded to him, which he presented to me. I've known most of the Prime Ministers of Israel, starting with the founding Prime Minister, David Ben-Gurion. Golda Meir was my friend. So was Yigal Allon, the Deputy Prime Minister, who as a general won the Negev for Israel in the 1948 War of Independence. My parents came to Britain as refugees from Poland. Most of their families were subsequently murdered by the Nazis in the Holocaust. My grandmother was ill in bed when the Nazis came to her hometown of Stachov. A German soldier shot her dead in her bed. Madam Deputy Speaker, my grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza. The present Israeli government ruthlessly and cynically exploit the continuing guilt among Gentiles over the slaughter of Jews in the Holocaust as justification for their murder of Palestinians. The implication is that Jewish lives are precious, but the lives of Palestinians do not count. On Sky News a few days ago, the spokeswoman for the Israeli army, Major Leibovich, was asked about the Israeli killing of, at that time, 800 Palestinians. The total is now 1,000. She replied instantly, 500 of them were militants. That was the reply of a Nazi. I suppose that Jews fighting for their lives in the Warsaw Ghetto could have been dismissed as militants. The Israeli Foreign Minister, Tzipi Livni, asserts that her government will have no dealings with Hamas because they're terrorists. Tzipi Livni's father was Eitan Livni, Chief Operations Officer of the terrorist Irgun Tzvai Leumi, who organised the blowing up of the King David Hotel in Jerusalem, in which 91 victims were killed, including 4 Jews. Israel was born out of Jewish terrorism. Jewish terrorists hanged 2 British sergeants and booby-trapped their corpses. Irgun, together with the terrorist Stern Gang, massacred 254 Palestinians in 1948 in the village of Deir Yassin. Today, the present Israeli government indicate that they will be willing, in circumstances acceptable to them, to negotiate with the Palestinian President Abbas of Fatah
It's too late for that, Madam Deputy Speaker. They could have negotiated with Fatah's previous leader, Yasser Arafat, who was a friend of mine. Instead, they besieged him in a bunker in Ramallah, where I visited him. It's because of the failings of Fatah since Arafat's death that Hamas won the election, the Palestinian election in 2006. Hamas is a deeply nasty organization, but it was democratically elected, and it is the only game in town. The boycotting of Hamas, including by our own government, has been a culpable error from which dreadful consequences have followed. The great Israeli Foreign Minister Abba Eban, with whom I campaigned for peace on many platforms, said, "You make peace by talking to your enemies." However many Palestinians the Israelis murder in Gaza, they cannot solve this existential problem by military means. Whenever and however the fighting ends, there will still be 1.5 million Palestinians in Gaza and 2.5 million more Palestinians in the West Bank who are treated like dirt by the Israelis, with hundreds of roadblocks and with the ghastly denizens of the illegal Jewish settlements harassing them as well. The time will come, not so long from now, when they will outnumber the Jewish population in Israel. It's time for our government to make clear to the Israeli government that its conduct and policies are unacceptable and to impose a total arms ban on Israel. It is time for peace, but real peace, not the solution by conquest, which is the Israelis' real goal, but which is impossible for them to achieve. They're not simply war criminals, they're fools.